एक कलश में परिवार के बड़े बेटे की अस्थियां घर वापस आती हैं। He was blasted by a mine. We had to pick up little bits of his body from here and there and all that. साहब आप रो नहीं सकते. You have to take revenge. एक परिवार में दो बेटे हैं, एक शहीद हो चुका है और दूसरा आर्मी में जाने की जिद पकड़ लेता है। मेरी पलटन 6 killed 21 wounded. 6 शहीद हुए 21 घायल हुए. अंतड़ियां बाहर आती देखी हैं मैंने शेल शॉट्स. मरते लोग देखे हैं, हाथ पकड़े हैं, पानी पिलाया है आखिरी बार, पथरा सा गया है दिल। और जब भी बात देश की सुरक्षा पे आती है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की आती है, तो हमने टीवी पे इनका जोश और इनका गुस्सा देखा। आज के हमारे गेस्ट को टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट कहा जाता है क्योंकि वो हार को जीत में बदल देते हैं। अब हम कह सकते हैं इट्स ओवर ऑपरेशन सिंधु। No. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? In a way you are already in World War 3. उस दिन हमने देखी बेटियां रोती हुई और सबसे ज्यादा जो चीज जैसे कि ना चीर के अंदर चली गई, एक लड़की बेचारी रो रही है, प्लीज मेरे हस्बैंड वहां पड़े हैं, कुछ करो ना, हेल्प करो ना, प्लीज मेरे को हेल्प करो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। हमने देश की सुरक्षा की बात करी। Which country does nothing after its parliament is attacked? India. हमने टेररिज्म के पीछे के मास्टरमाइंड्स की बात करी। जब आए साला मार जाए, ये क्या है यार? बगैर पासपोर्ट बिना वीजा के तुम मेरे देश में आए, जिसको मर्जी तुम चाहे मार डालो, लेकिन इनको भेजता है ब्रेन वॉश करके। ये हाफिज सईद, मैं जानता हूं कितने लोगों को इसने भेज के मरवाया। इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी कि इसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, आपका डर हिम्मत में बदलेगा। I may come and I may go, but my country lives on forever. 16 and half की एज थी जब आपने, तो उस एज में कई तरह के डर होते हैं। मतलब आर्मी ज्वाइन करना, मिलिट्री का पार्ट बनना, कई तरह के डर थॉट में ही आ जाएंगे। पहली चीज़ मौत का डर, घर से दूर रहने का डर। तो ये डिसीजन कैसे लिया कि मैं 16.5 की एज में आई एम रेडी फॉर द आर्मी? मतलब You see, my father was in the Jammu and Kashmir State Forces of Maharaja Hari Singh. उनके दरबारी थे. He was the chief education officer of the state forces, right? And then the state forces were absorbed in India as the regiment of the Jammu and Kashmir Rifles. They're the only state forces जिनको en bloc भारत की सेना में एक separate regiment का दर्जा दिया गया. बाकी जैसे पटियाला और यहाँ के स्टेट फोर्सेस, नाबा, दे वर मेड पार्ट ऑफ द पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, वो बहुत सारे जोधपुर रसाला वगैरह वो वहाँ पे चले गए एटसेट्रा, बट हमारी रेजिमेंट को सेपरेट रखा, जम्मू एंड कश्मीर राइफल। सो माई एल्डर ब्रदर, आई हैड एन एल्डर ब्रदर, वेरी tall, handsome, good looking, unlike me, very good cricketer, very great hit with the girls and everything. And I was आपके just रियल like, बड़े भाई के? मेरे बड़े भाई, my elder brother, Srishti Raman Bakshi, Captain Srishti Raman Bakshi. He joined the army. He joined the 11th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles, the family regiment, right? And at the age of 23, he was killed in the 1965 war. At the age of 23, 23 साल की उम्र में वो शहीद हो He गए। was blasted to bits by American, that mine, M16 mine that jumps up and comes up to air and then blasts. So that nothing is left of you, your heart, your intestines, your liver, everything goes for a 6 little pieces. So they picked up those pieces from all over, cremated him there. Those days they never sent the bodies back. That started with Kargil. So this is 65. So what we got back from the army was a copper urn containing the ashes of a guy, handsome chap, and that's all that we had. So we cremated him and we put him in the Narmada. And, when he was talking to my mom, dad, how did he die? That is what the question mom and dad will ask, and very bravely this, that, and all that. I felt he was hiding something. So I took that boy aside. जो उनको उनके एशेज को लेके आया था, यूनिट से आता है लड़का, उसको आपको लगा कोई वो कुछ छुपा रहा है. So I took him aside and I asked him, tell me what happened.
So Bichara, he looked right and left, and then he said, ki, don't tell your mom and dad because they'll feel very terrible. But he was blasted by a mine. We had to pick up little bits of his body from here and there and all that. So naturally तो उसने मेरे को बोला, साहब आप रो नहीं सकते, यू हैव टू टेक रिवेंज. जब लाश की दुर्गति होती है तो जो भाई हैं उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो बदला ले. फ्रॉम अ जवान टू a would-be officer, you know. So I just nodded, and that was it. September 1965. December 1965, I gave the NDA entrance examination. You are saying डर होता है, हमने वो डर देखा, you know, and yet I just knew what I had to do. So I gave the NDA exam, and you can imagine the storm in my family. एग्जैक्टली मैं यही पूछने लगा था कि हमने साहब ठेका ले रखा है, 23 साल का एक बेटा उन्होंने गवाया है और 3 महीने बाद बेटा इंडिया का एग्जाम दे रहा है, एनडीए जा रहा है. सो बड़ा झगड़ा हुआ घर में, कल है ये वो. मैं भी फिर अड़ गया कि नहीं, मेरी लाइफ है, इट्स माय चॉइस, यू नो. सो व्हाट डू यू मीन, हैव आई नॉट सफर्ड इनफ, माय फादर सेड. आई मीन तू क्यों जाना चाहता है. सो अल्टीमेटली देन यू नो काफ़ी जब ज़्यादा कल है, खूब रोज़ डिनर टेबल पे फिर चुप्पी साध लेते थे. यू सी, बिकॉज आई हैड नेवर डिसोबेड माय डैड अर्लियर बिफोर दैट. सो आई यूज्ड टू गेट अ लंप इन द थ्रोट, यू नो, दैट फीलिंग. मतलब आपके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन नहीं था, वो इतना स्ट्रांग आपके अंदर ट्रिगर था कि मुझे ज्वाइन करना है, कि आज मैं डिसोबे करने के लिए रेडी हूँ. यू नो. सो फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, you know, he was very keen that one of his boys should join the IAS, IFS. So since I was the studious kind, I used to be reading books. I was never worried कि कपड़े कैसे डाले हैं, स्याही लगी रहती थी शर्ट पे, ये वो, indifferent. You know, I was just fond of books and books. Reading, I used to read a book a day. Even from the age of 7, 8 onwards, my father used to get me books, and I was fascinated. I would finish them up. ये रूट है 47 बुक्स लिखने के पीछे का. You know, so he wanted me to join the IAS. He said, look, you will be a square peg in a round hole. You understand? Right. तुम समझते हो, तू आर्मी टाइप नहीं है, तू पढ़ने लिखने वाला है, तू मेडिटेशन करता है, तू बुद्धिज्म के बारे में पढ़ता है, ये वो ये, you will be a misfit in the army. I know the army, he said. तू समझता मैंने नहीं देखी, मेरी पूरी जिंदगी गई है. You are an intellectual type. They don't need intellectual types in the army. तो मैंने बोला अच्छा. फिर देन जब ज़्यादा ही बातचीत हो गई तो कहते अच्छा ऐसा कर, एक आइडिया आया उनको, कहते जा तू कर ये, you try, you give it a shot. ठीक है, it will, that exam and that interview will help you with your IAS, IFS. ठीक है, और take it from me, you would not get selected, so don't feel too bad. IAS की रिहर्सल कर ले, क्लियर नहीं होगा. IAS की तैयारी हो जाएगी. Okay, so I cleared the written, and then I went for my SSB to Mysore. First time in my life I had traveled 16 and a half from Jabalpur to Mysore in the south. You know, those second class train journeys. So you know, मैं वो कर कुरा के आया, और फिर मेरे घर के पीछे पहाड़ियाँ, टीले होते थे, और मेरे को बचपन से बड़ा शौक था. आई यूज्ड टू फील लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम द क्राउड, दैट shaman urge for solitude. So I used to go there, sit there in the evenings and all that, meditate, try and meditate. I didn't know how to meditate then, but just soak in the silence and be with myself. So मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरा एक फ्रेंड, ओए जीडी, ओए बख्शी, अबे साले, यू आर थ्रू इन एनडीए. मैं कहा है, यू आर थ्रू, तू तो सेकंड आया है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में. ऑल इंडिया सेकंड, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट सेकंड. मैं कहा नहीं यार, दैट मस्ट बी सम मिस्टेक, दिखा जरा. उसने कहा ये देख, ये तेरा नंबर है ना, रोल नंबर, ये देख. सो नेचुरली आई वेंट टू डैड, आई एम नॉट ओनली थ्रू, आई एम नंबर 2 इन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट. तो वो भी बेचारे थ्रिल्ड हो गए फॉर सम टाइम एंड ऑल दैट, यू नो. एंड फिर उनको बड़ा था, he somehow had a lot of, he was very invested in me as a dad. He and I had a lot of things. He used to take me for walks and discuss the Upanishads and the Vedas and the thing like that, you know.
और लेक्चर्स पे ले जाते थे ऑन द उपनिषद्स. असिस्टेंट मम्मी यूज्ड टू टेक मी अलोंग. 7-8 साल 9 साल का उंगली पकड़ के जाता था मैं. तो ही वो वेरी थ्रिल्ड. वो नेचुरली नंबर 2 ऑल इंडिया, वो तो पूरे शहर में तहलका फैल गया. और वो मतलब मेरा स्कूल में असेंबली में अनाउंस हुआ, वन ऑफ आवर बॉयज हैज टॉप्ड द एनडीए एग्जाम, ही इज नंबर 2 इन द मेरिट. Super proud. So naturally he was proud. He photocopied that bloody paper and sent it to all people round करके, ये देख number इसका वगैरह वगैरह. So then the time came for me to pack up and go, and I packed up my bag and I said, Dad, वो वहाँ से आया है. You know, they send an indemnity bond to your father. When you are about to join the NDA send you your movement order, they send you your warrant, and then they send you a indemnity bond. तो मैंने डैड को दिया, डैड यू आर सपोज टू साइन दिस. ने क्या है, देखा, इफ योर सन गेट्स किल्ड, ब्रेक्स अ लिम्ब, Right. arm, leg, shag, if he injures in the course of training or he dies, you will claim no compensation from the government. अच्छा, ये पेरेंट्स को साइन करना Father होता है. को साइन करना. Which is not a easy moment for any parent. है And ना? a parent who has lost a boy just about 6 months ago. जी जी जी. Right? हाँ. So, you know, I'm not signing this nonsense. You're not going. I said, but you said. He said, I'm telling you, you're not going. That is it. फिर साहब 16 and a half, I'm a man. This is my life. I take my decisions वगैरह. तो मेरा ट्रंक तो पैक्ड अप था ही, तो मैंने रिक्शा बुलाया. अच्छा. अब हम पुराने बंगले में रहते थे, ओल्ड स्टाइल बंगलो, ह्यूज लॉन्स, ये तो वो गेट से रिक्शा आया अंदर, मैंने ट्रंक लोड किया. तो डैड खड़े देख रहे, वेयर आर यू गोइंग? मैं कहा एनडीए, बट आई हैवंट साइंड दैट थिंग. मैंने कहा यू साइन इट एंड सेंड इट लेटर. मैं तो जा रहा हूँ डैड, बिकॉज 10 दिन हो गए एनडीए स्टार्ट हुए, एंड आई एम थ्रू. इट इज अ करियर हाथ में है. आप कह रहे हो कि छोड़ दो, तो IAS का क्या पता है, हो ना हो. देन व्हाट डू आई डू? एंड आई डोंट वांट टू बी अ बाबू. आई डोंट वांट टू बी अ बाबू. सो उन्होंने देखा कि ये जा भी रहा है या ऐसे ही धमकी गीदड़ भभकी दे रहा है. सो वो रिक्शा जाके गेट तक पहुंच गया. इट वाज गेटिंग ऑन टू द रोड. सो देन ही केम फ्रॉम बिहाइंड, ही हेल्ड द रिक्शा. ही सेड, ओके, आई सी दैट तेरा माइंड इज मेड अप एंड यू हैव टू गो, बट लड़के मत जा घर से, मैं तेरे को कल ड्रॉप कर दूंगा. So the next day we had an old Austin 48 and हम दो बाप बेटा बैठे उसमें, and he came to drop me off. We were very silent. On the road we had a puncture. So he looked at me, still want to go? Is it a sign from up there कि मर जा? You know, so मैं कहा नहीं डैड, I'll help you. तो मैं पंचर रिपेयर किया, we were in time जा. That's my journey to the NDA. Wow. Remember, the safest place on the battlefield is under the sharp edge of the enemy's sword. Samurai. Right. वहाँ है सबसे safety. Flee from safety. Go towards danger. Go towards fear. And you will survive. मैं आपको अपने लाइफ लेसन दे सकता हूँ. एक लड़ाई नहीं लड़ी, बांग्लादेश में लड़ा हूँ, उसकी लड़ाई देखी है मैंने. जो है पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, खालसा ट्रूप्स को कमांड किया अगेंस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट. ये भी आप समझ सकते हैं. उस वक्त गोल्डन टेम्पल का 84 की बात कर रहे हो? हुआ. 85 की बात कर रहा हूँ, उसके ठीक बाद. ठीक है, जबकि इन्फ्लेम्ड थी इमोशन. उस वक्त सिख ट्रूप्स कमांड करने टुक सम मादा. उसके बाद मैं कारगिल में लड़ा हूँ. मेरी पलटन 6 किल्ड 21 वुंडेड, 6 शहीद हुए, 21 घायल हुए. अंतड़ियाँ बाहर आती देखी हैं मैंने शेल शॉट से. मरते लोग देखे हैं, हाथ पकड़े हैं, पानी पिलाया है आखिरी बार. ठीक है. फिर मैं लड़ा उसके बाद किश्तवाड़ में 3 साल. फिर वही, कितने लोग मारे गए, कितनी मौतें देखी. 108 तो टेररिस्ट मारे, माला पूरी करके आया हूँ मैं वहाँ. 108 टेररिस्ट. 108 टेररिस्ट बरीड, और वो भी टॉप कमांडर चुन चुन के मारे. ठीक है. फिर मैंने रोमियो फोर्स कमांड किया. राजौरी और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट्स मेरे चार्ज में थे, जो कि सबसे बदमाश डिस्ट्रिक्ट उस इलाके में टेररिज्म के लिहाज से माने जाते थे.
और बिल्कुल शांत करके आया किश्तवाड़, बिल्कुल शांत करके आया रजौरी और पुंछ। आपने इतनी वॉर्स एक्सपीरियंस करी हैं, देखी हैं, जी हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप कभी नहीं भुला पाते वॉर का? दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट यू सी मैं कारगिल में था, तो हमारी 4 कंपनी थी, एक कंपनी बीएसएफ की थी, वो बड़ी ऊंची पहाड़ी पे थी। तो मैं जाके चार्ज ले रहा था, मेरा दोस्त कमांड कर रहा था तब, और मेरे को, मैं 2IC के तौर पे गया था, मेरे को अगला CO बनना था वहाँ। तो वो इलाका चुन के मैं ले गया था क्योंकि वहाँ खूब लड़ाई हो रही थी। हमने कहा हम लड़के कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वॉलंटियर होके गया था। तो मेरे CO जो मेरे पहले था कर्नल चित्तार, बोले यार GD कहाँ फंसा दिया है यार साला। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या सर, ऐसी क्या बात? बोले यार यहाँ पे आदेश है कि हम फायर नहीं करेंगे, और दुश्मन 24 घंटे साला मारता रहता है। कहते हैं ये लड़के कब तक सहेंगे? अगर उनके हाथ खोले जाए तो वो भी फिर तो मजा है ना साहब, वो भी लड़ाई हो रही है। यहाँ ऊपर से आदेश है कि नहीं, क्योंकि हम लोग लोअर ग्राउंड पे है, दुश्मन ऊपर है, तो नुकसान बहुत हो रहा था। 2 यूनिटों को हटाना पड़ा यहाँ से, इतना नुकसान हुआ। तो अब सारे ऑर्डर है कि यार मत छेड़ो यार, तुम ही पिटे हो। मैंने कहा सर ऐसी की तैसी, वो तो फायर तो अपने। कहता यार तेरे को मुबारक हो, मैं तो जा रहा हूँ, बट तूने ठीक नहीं किया GD। ये सारी जगह ही लड़ना नहीं जहाँ दिया जाएगा, जहाँ हाथ नहीं खोले जाएंगे, तो फिर 2 साल में लड़कों का मोराल इधर बूट में आ जाएगा। तो मैं कहा चलो सर, फिर मैं कहा सर, फिर मैं बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई जल्दी। मेरे को जाके पोस्ट देखने थे, तो सारे पोस्ट मैंने देख लिए, रह गया था ये, तो खूब बर्फ़ पड़ गई। तो बोले साहब हुक्म है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो एवलांच आते हैं, 30-40 आदमी कहाँ गायब हुए पता नहीं चलता, हड्डियाँ मिलती हैं कई सालों बाद। तो सर जाना नहीं है। तो मैंने कहा यार जाना नहीं का कोई सवाल नहीं, कमांड लेने के पहले मैं एक एक पोस्ट खुद देखूंगा। तो बोला कि भाई वो गांव से सिविलियन लाओ, बाल्टी चिलासी, वो बीट करेंगे पात। तो वो बर्फ़ में साहब झंग 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 करके साला वो हम चढ़ गए वो पहाड़ी। रात के आधी रात पहुंचे ऊपर, काफ़ी टफ क्लाइंब, और बर्फ़ से और भी ज़्यादा। तो छोटा सा बंकर था, उसमें एक वो डिप्टी कमांडेंट, एक मैं, और एक तीसरा ऑफिसर। तो वो बेचारा जो कमांडेंट था, असिस्टेंट कमांडेंट, वो रिटायर होने वाला था, और खांस खांस के बुरे हाल। तो मैंने कहा ये तो मर जाएगा बेचारा। तो अगले सुबह जब मैंने कहा मैंने पोस्ट देखना है भाई, तो बोले सर अगर बुरा ना मानो सर, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अगले साल क्या, इस साल मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है तुम बैठ, तू बैठ, तेरी को ना मैं अपना नंबर 2 भेज रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं। तो नंबर 2 वो आया, सरदार था, इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, ले गया। तो चढ़ी हमने, नीचे से हम रिवर्स स्लोप पे थे, तो ऐसा होता है ना पहाड़, तो यहाँ पे थे, यहाँ से चढ़ के ऊपर गए। बोले सर इसके आगे नहीं जाते। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा पोस्ट तो मुझे वहाँ तक दिख रहा है। नहीं सर बहुत फायर आता है। और मैं कहा बकवास ना कर, वह फायर आता है, ये क्या बकवास है, फायर आता है तो मतलब कमांडिंग ऑफिसर वहाँ नहीं जाएगा? बुलशिट, तू पीछे चल मेरे, और मेरे को रास्ता बताते जा बस, पगडंडी कहाँ से। यस सर। तो चलते 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 गए। जब मैं नीचे उतरा, ऐसे पहाड़ था और ऐसे लेज थी, ठीक है, और ये पूरा पोस्ट के अंदर उसका स्पर वो आता था। वहाँ खूब सारे बंकर थे, सारे बंकर खाली, आधे से ज़्यादा बंकर टूटे हुए। वो मैंने कहा यहाँ हुआ क्या यार, ये बंकर टूटे हुए हैं सारे। कहते सर दुश्मन ने फायर किया, वो बड़ी हेवी एंटी टैंक गन लाया और एयर डिफेंस गन लाया साहब, फोड़ दिए हमारे सारे बंकर। मतलब क्या हमको बचाएंगे, ये बंकर ही उड़ा दिए सारे। तो तब से तो ये हम पोस्ट में कोई आता नहीं साहब, नहीं तो आएगा तो साला कैजुअल्टी होके वापस भेजना पड़ेगा। मैं कहा तुम्हारा मतलब ये पोस्ट खाली है, ये 200-250 गज यहाँ से वहाँ तक? जी सर। लेकिन नहीं, मुझे कुछ हरकत दिखाई दे रही है। हाँ नहीं सर, वो आपकी एयर डिफेंस की डिटैचमेंट है, एयर डिफेंस गन वो है वहाँ पे। मैं कहा चलो। तो वो वहाँ मैं पहुँचा, तो वहाँ पे एक हमारी डिटैचमेंट थी ZU-23 एयर डिफेंस गन, ठीक है, वो डबल बैरल होती है। और उसका जो डिटैचमेंट कमांडर था वो था एक गढ़वाली राजेश सिंह, 5 फुट 1 इंच टॉल, छोटा सा टफ लुकिंग बॉय।
आया, सलूट की, कहता साहब आप नए सीईओ साहब हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। कहता सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो ज़रा जाएं, ये बीएसएफ वाले साहब जो हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप वहाँ जाके खड़ा हो 50 गज दूर। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तो कहता है साहब मैं बहुत इंतज़ार में था कि कब सीईओ साहब आएंगे, आप आए हो साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। मैंने व्हाट? मुझे साहब बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्या, कैसे? कहते साहब ये खाली पोस्ट देख रहे हो, ये सब छोड़ के पिछले 3 महीने से रिवर्स स्लोप पे है, और ये देखे सर आपने सारे बंकर फोड़ दिए दुश्मन ने, और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। अगर मैंने भी छोड़ दिया होता तो दुश्मन ने आके पकड़ लिया होता। अब मेरे को देख के उसको लगता है कि हाँ भी पीछे भी लोग बंकरों में होंगे ही। मैं कहा ये हुआ कैसे? कहता साहब ऐसी बात हुई कि मेरी जो गन है ये 1100 मीटर फायर करती है, और मैंने इनकी हालत खस्ता करके रखी थी, सिर्फ मैंने, क्योंकि साली ये बड़ा इतना बोटा इसका गोला है, ठीक है, बहुत डरते थे। तो फिर साहब ये हेलीकॉप्टर लाए हमसे दूर कोई 3-4 हज़ार मीटर पीछे, उन्होंने एक वो जो L40 गन जो मेरे से दुगनी साइज की है और दुगनी रेंज की है, वो कोई 2,500-3 हज़ार मीटर पे साहब लगा दी, और साहब इस पोस्ट के उड़ा दिए पर खच्चे। एंटी टैंक तोपे भी लाए साहब, जो हमारे बंकर तोड़े वो सारे तोड़ ताड़ दिए। मेरा बंकर अच्छा रॉक से बना है तो साला अभी तक ठीक है, वो तोड़ नहीं पाई इसको। और तभी मैं यहाँ डटा हुआ हूँ कि मेरा काम, मेरा फर्ज इधर है, गढ़वाल का हूँ साहब, ठीक है। और ये बुल्ला गढ़वाली लड़का पीछे नहीं जाएगा साहब ऐसे पोस्ट छोड़ के। लेकिन साहब जो बेइज्जती, मैंने कहा मैं समझ गया, मैं करता हूँ ठीक। तो नहीं साहब मैंने तो कहानी तो आपने आधी सुनी है। मैंने कहा हुआ क्या? कहते साहब इनको सीईओ साहब पे जो आपके पहले वाले थे वो आए, उनको बोला साहब कि ये जो टॉप पे बैरल मट्टी के तेल के लगा रखे इनको हटाओ, ठीक है। तो इन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि बड़ा काम पड़ता है, वहाँ से तेल धो के लाना पड़ता है जेरी कैन में। तो यहाँ है कि पाइप लगाई, जिसने भरना है जेरी कैन नीचे से भर ले, तो ये चढ़ाई साली ऐसी खड़ी चढ़ाई बच जाती। तो इन्होंने साहब हटाए नहीं, हुक्म नहीं माने, ठीक है। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर साहब वो जब बड़ी तोप लेके आया तो उसने साहब पहले तो ठोके ये जो हमारे बैरल थे मट्टी के तेल के 10 400 फुट की साहब लपटें गई मट्टी का तेल का बैरल, 100 लीटर एक बैरल में और 10 बैरल, तो 1000 लीटर मट्टी का तेल जल गया साहब। 400 फुट की लपटें गई साहब। और फिर साहब उन्होंने फायर किया सामने से, बैंड बजा दिया साहब। ये सब के सब मार पड़ी, आधे घंटे तो रहे। उसके बाद साहब उठ के ये जो है इसके रिवर्स स्लोप यहाँ पे आके छुप गए, तब से आगे नहीं आए। मैंने फायर का जवाब देना शुरू किया तो ये मेरे को बोलते हैं मत कर, मत मरा, तेरे से बड़ी तोप है वो साली, तू मरा देगा हम सारे को, मत फायर कर, तेरे को मैं हुक्म दे रहा हूँ, नहीं करेगा तू मरवाएगा पूरा पोस्ट। तो कहता साहब उन्होंने फायर किया साहब, आधा घंटा साहब ठोका इनको। ये सारे छुप के बैठ गए वहाँ पे, मैं भी चुप हो गया जब ये मेरे को आदेश दे दिया इसने। तो उसके बाद साहब उन्होंने फायर बंद किया। वो अपने अपने बंकर के ऊपर आके खड़े हुए, ये 29 बलूच पलटन, और साहब भंगड़ा किया कि माँ का दूध पिया तो फायर करके देख लो सालो। हैं साहब मैंने तब फायर करना चाहता था तो फिर मेरे को इन्होंने मना किया, ऑर्डर दिए, अंडर अरेस्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाकियों को मरवाएगा, हीरो बन रहा है, ये है वो है। साहब बहुत बेइज्जती, ऐसी तो हमने नहीं सही साहब, हम भी गढ़वाल के हैं साहब, आपको इसका बदला लेना। जवान टू कर्नल, कितनी रैंक्स, कितना ये, उन्हें साफ मुंह पे बोला आपको इसका बदला लेना आपको है। इसको बदला लेना। तो मैंने कहा अवश्य। तो मैं गया सीधा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कमांडर को बोला सर किस्मत अच्छी है कि आपकी और मेरी रैंक लगी हुई है। क्या मतलब, क्या बकवास करता है? तो मैंने कहा सर बकवास नहीं, आपका पोस्ट खाली है। कौन सा पोस्ट खाली है? वो वाला। मैंने पूरी स्टोरी बताई। हैं ओ ब्लडी हेल। तो मैंने कहा सर मुझे बीएसएफ नहीं चाहिए, इनको हटा लो, मैं अपनी वहाँ पे लगाऊंगा।
नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग, उनकी इज्जत का सवाल है, ठीक है। तो मैं उनको बोलूँगा कि अच्छे लड़के भेजे वहाँ पे और ये वो, लेकिन तू ऐसा कर, तू अपनी एक प्लेटून उनके साथ लगा दे और उनकी एक प्लेटून हटा के कहीं और पीछे लगवा ले, ठीक है। और वो प्लेटून जो है वो चार्ज ले लेगी पूरा, उनके देखा देखी फिर लड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बुलाया अपना सूबेदार शेर सिंह, मैंने कहा शेर सिंह प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोशन के लिए ड्यू था, सूबेदार मेजर बनना चाहता है पलटन का। हाँ साहब इतने साल मेहनत की है। मैं कहा तेरे को टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, जा वो पोस्ट, साला वहाँ बत्ती बंद हो गई है इनकी, टर्न अराउंड कर, गेट इट रेडी टू फाइट, ओके। जब तैयार हो मेरे को बोल देना, मैं आके इस पोस्ट को लड़ते देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ कोई हिसाब चुकते करने मैं तेरे को वहाँ आके बताऊँगा, ठीक है साहब। वो गया लग के 1 महीना, उन्होंने पत्थर सारे बंकर रिपेयर किए, सीमेंट कंक्रीट पत्थर लगाए बड़े बड़े, और पोस्ट तैयार कर दिया। तो मैंने साला 2 एंटी टैंक गने यहाँ से दूसरे पोस्टों से हटवा के वहाँ भिजवाई, और फिर मैंने कमांडर को बोला सर एक तोप दिलवाओ डायरेक्ट शूटिंग के लिए, क्योंकि इसने पिछली बार तंग किया है वो वाली गन से, तो उसके जवाब में उससे भारी तोप चाहिए। तो बोला ठीक है, वो 75-24 गन तेरे को मैं दिलवाता हूँ, 11 किलोमीटर फायर करती है, इमेजिन है। और अगर वो ओपन साइड पे फायर करे तो 3-4 किलोमीटर पे क्या कहर ढाएगी, आप अंदाज लगा सकते हो, जिसका गोला 11 किलोमीटर जाता है। तो 75-24 आई, खच्चर लेके आए, इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि खच्चर पलट गए, तो सारी वो गन गिर गई, बड़ी मुश्किल से बचाई वो गन। तो मैंने बोला सर ये तो गन जा नहीं रही। तो फिर मेरे को आइडिया आया, मैंने वो गांव वालों को बोला कि हम गन को खुलवा देंगे, अच्छा तुम पार्ट बाय पार्ट को ना बांस पे स्लिंग करके ले जाओ, 2-2 बंदे पर बांस। मैंने कहा मैं 1 केस रम दूंगा, ठीक है, रम बड़ा काम करती है वहाँ पहाड़ों में, ये रम के शौकीन है, रम पीने के। तो मैंने कहा 1 केस रम दूंगा, 12 बोतल है, ये चढ़ा दोगे ऊपर। तो बोला साहब 12 बोतल के लिए तो हम यहाँ कहाँ, हम तो एवरेस्ट पे चढ़ा देंगे। अब वो वहाँ की लोकल है ना, चिलासी बाल्टी, अच्छा। बड़े टफ माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो। तो वो ला के गन ले गए, गन असेंबल करी, तैयार हो गए। मैं कहा आर यू रेडी? बोले यस सर। तो मैं अपने सूबेदार मेजर को लेके, तीरथ सिंह को लेके मैं पहुंच गया वहाँ उस पोस्ट में, जो सबसे ऊंची चोटी पे, जो सबसे ऊंचा जो बंकर था, खुला बंकर था राउंड, मैंने वहाँ पोस्ट ले लिया अपने रेडियो ऑपरेटर के साथ। मैंने कहा सारे बंदे तैयार हैं, एमिनेशन आ गया है, बहुत ऐसा कोई फिक्र नहीं। तो मैंने कहा फायर, तो सारे के सारे वो फायर चला, अरे गुबार धुएं के, मट्टी के, वहाँ से साला वो पोस्ट के तो परखच्चे उड़ गए। तो तब से वो सरदार जो थे इस पे तोप के ऊपर 75-24, ओ साहब जी सानू भी मौका मिलना चाहिए। मैं तुसी कादी इंतजार करते हो, बोलो ठोको सालों को, तुमने साला फायर नहीं सुना? मैंने फायर मतलब हर एक चीज फायर करेगी, सबके लिए साला हुक्म लागू है। थैंक यू सर। और करके वो लागे, उन्होंने 80 राउंड गोले इतने बड़े बड़े फायर किए, 80 राउंड। वो 29 बलूच का पोस्ट था, 4229। यार वहां तो तबाही मच गई। ये पत्थर के संगड़ बनाते हैं, यानी पत्थर पे पत्थर रख के दीवार बनाते हैं पहाड़ों में, खोद नहीं सकते नीचे। अच्छा। पत्थर सख्त चट्टान होती है उधर है, तो वो बंकर उसको संगड़ बोलते हैं। तो वो संगड़ बनाते हैं, और ये लगे गोले, तो वो जो सारे पत्थर के ना झरने शुरू हो गए करके नीचे। और वहां पे तो जो मैंने भी हाल ऐसा नहीं देखा। 29 बलूच पलटन की तो होश आवाज के फाकते उड़ गए। वहां से लगे चिल्लाने, ओ ग्राई पागल हो गए हो, बंद कर दो, बस करो बस करो। मैं मारो सालों को, अब बज रही है बैंड। अब आ गए ना, अब असली औकात के ऊपर 29 बलूच। मार पड़ी साहब बड़ी बुरी। सारे फिर साहब क्या किया, वो सारे के सारे पोस्ट छोड़ के पीछे चले गए जो इन्होंने किया। और वहां पे फिर उन्होंने एक सफेद झंडा खड़ा किया टॉप पे। सफेद झंडे का मतलब साहब जी बस हो गई, छोड़ दो, रहने दो, सीज फायर करो, हैंड्स अप, हमारी बस हो गई, ठीक है। सफेद झंडा खड़ा कर दिया वहां पे, बस करा दिए कि बस वहां पे है। तो जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था
तो वो मुझे कहता है सर सर सर, मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर वो देखो वो देखो। मैंने कहा क्या? देख तो मेरे को भी रहा था। वो देखो सर सफेद झंडा खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा सफेद झंडा? कौन सा सफेद झंडा? कहता सर वो, मैं कहा तेरे को दिख रहा है? कहता हाँ सर वो वहां पे। तेरे को दिख रहा है? नहीं सर। मैंने कहा मारो सालों के, अबे जब इनके पास बड़ी गन आ गई थी तब तो इन्होंने हमारे पर खच्चे उड़ा दिए, ठीक है? अब समझते हैं कि ये सस्ते में छूट जाएंगे कि सफेद झंडा दिखा दिया तो हम छोड़ देंगे इनको। माई ब्लडी फुट बैंग देम, ब्लास्ट द डेलाइट आउट। एक बंकर मुझे खड़ा नहीं चाहिए, जो चुन चुन के मारो, बंद करो बीच में ताकि ये मट्टी का गुबार डाउन हो। जो बंकर खड़ा है उड़ा दो, जमीन दोज करो साला, सब का सब रबल में मेरे को चाहिए ये पूरा पोस्ट, ठीक है? उड़ाओ सालों के। अरे साहब वो मार पड़ी, वो तो सारे छोड़ के भाग दिए, पीछे पोस्ट पे जाके छुप गए। रिवर्स स्लोप, उसकी जान बची रिवर्स स्लोप से, नहीं तो मारे जाते, बहुत ज्यादा मारे जाते। तो वो सब वहां निकल के जाके छुप गए। 1 घंटा साहब फायर हुआ। तो फिर जवान बोलते साहब जी जवाब नहीं दे रहा, मजा नहीं आ रहा है? मैं कहा अच्छा ओके, सूबेदार मेजर साहब सीटी बजाएं। तो सीटी बजाई, तमाम जवान अपने बंकरों से निकल के बाहर आए। तो बाहर आए, अब अपने बंकरों की छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाए, अब भंगड़ा करो। 15-20 मिनट वो हमारे जवान सरदार और ये और वो और डोगरे और भंगड़ा किया। तो मैंने राजेश सिंह को बुलाया, मैं राजेश सिंह हिसाब चुकता हो गया? क्या बात है, क्या देखा बात था सर। यस सर। भंगड़े का Yes, जवाब sir. भंगड़े से। भंगड़े का जवाब भंगड़े से, ठीक है? दिस इज द वे टू फाइट। दैट इज माई प्राउडेस्ट मोमेंट इन द इंडियन आर्मी, कि जब दुश्मन के सफेद झंडा खड़ा कराए, क्या ऐसे ही मार मारी की साला वो, और उसके बाद भंगड़ा किया खुले आम छतों पे आगे कि माँ का दूध पिया सालो तो फायर करके दिखा दो। अब खुले में आ गए, आड़ में नहीं है, कवर में नहीं है, खुल के बाहर आए। है दम, है दम सारा करके फायर दे। और पलटन का नाम भी सुन ले, कौन सी पलटन है? सिक्स जैक राइफल है। पंगा मत लेना फिर दूसरे बार, यू नो। ये दिस इज द फाइटिंग स्पिरिट। ये किसके लिए किया? अपनी रेजिमेंट, 6 जैक राइफल्स अपनी पलटन के लिए वो लड़कों ने किया, इंडियन आर्मी के लिए किया। वो जवान आर्टिलरी का था, एयर डिफेंस आर्टिलरी, जिसने अभी सिंदूर में बहुत काम किया है। और बाद में वो बेचारा शहीद हो गया, उसको वीर चक्र दिया मरणोपरांत, मैंने दिलवाया। बट बहुत बहादुर सिपाही, बहुत बहादुर सिपाही। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, तो आई थिंक आपकी नेक्स्ट बुक भी उसी पे आ रही है। राइट, सो वी लुक फॉरवर्ड टू द बुक। बट जो हुआ था पहलगाम में, ऑफ कोर्स वी कैन नेवर फॉरगेट एज अ कंट्री, एज अ इंडियन। क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन था जब वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करी? इसी फर्स्ट रिएक्शन क्या था मैंने इतनी मौतें देखी हैं, इतनी लाशें देखी हैं, कि मेरे को कुछ नहीं होता अब। पथरा सा गया है दिल, लाशें देख देख कर। पहले तो मतलब ना बड़ा विचलित हो जाता है आदमी, लाश पड़ी है आपके सामने, मक्खी घूम रही है नाक में, आंखें ऐसी फटी पड़ी हैं ऊपर। बट लड़ाई के मैदान में फिर बिल्कुल हार्ड एंड हार्ट हो जाता है, पत्थर दिल बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता लाश का, चोट का, ये को। तो मैं 22 अप्रैल को, बाय द वे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी 47th, उसी दिन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मेरी और श्रीमती सुनीता बख्शी 47 साल हो गए थे। तो बच्चे, नाती पोते, लड़का लड़की, बिटिया मेरा, हमारे जो है सन इन लॉ, कि डैड चलो विल गो फॉर अच्छा पार्टी, कहीं जाके रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, बड़ी पार्टी करेंगे आज 47th ये वो। तो हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाना, बच्चे फैसला कर रहे थे। सडनली टीवी ऑन किया और मैंने देखा। अब ऐसा है साहब कि लाशें तो बहुत देखी हैं, लेकिन ज़्यादातर जवान गए हैं बेचारे, और ये अपने यू नो टेररिस्ट मारे हैं, दुश्मन मारे हैं, पाकिस्तानी मारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई
पेशा है मेरा, फर्ज है मेरा, इनको मारना और लड़ना हमारा फर्ज है, मारे गए तो मारे गए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन हमने देखी बेटियां रोती हुई, और सबसे ज्यादा जो चीज जैसे कि ना चीर के अंदर चली गई, एक लड़की बेचारी रो रही है, प्लीज मेरे हस्बैंड वहां पड़े हैं, कुछ करो ना, हेल्प करो ना, प्लीज मेरे को हेल्प करो। और वो कह रहा है पानी पियो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पानी पी लो, पानी पी लो, अरे कोई हेल्प करो, वो वहां पड़ा हुआ है, उसका खून बह रहा है, टेंशन मत लो, पानी लो। वो नेवी के लेफ्टिनेंट की वाइफ हनीमून पे गए, पथराई आंखों से बैठी है, लाश पड़ी है, सामने मारा, सामने मारा, साथ पूछ पूछ के, धर्म पूछ के मारा। अब ऐसा है साहब कि कोई भी बाप, कोई भी भाई, वो जो बेटियों का जब रोना नहीं देखा जाता, बड़े से बड़े पत्थर दिल भी हमने देखे हैं कि बेटी का दर्द कोई बाप नहीं सह सकता। और इतना गुस्सा आया, क्या हमारी बेटियों के भाग्य में यही लिखा है यार? साले 35 साल हो गए हैं, यही हरामजादगी चल रही है, जब आए साला मार जाए, ये क्या है यार? बगैर पासपोर्ट, बिना वीजा कि तुम मेरे देश में आए हो, जिसको मर्जी तुम चाहे मार डालो, विधवा कर दो बेटी को, बच्चे को मार डालो, बाप को मार डालो, उसके सामने मारो, उसका मजहब पूछ के मारो। मतलब आई जस्ट वेंट बैलिस्टिक, आई वेंट वाइल्ड। और फिर साहब मुझे याद है कि मैं तो टीवी से नहीं हट पाया, वो सारे के सारे यहाँ कैमरे, तो मैं सुबह से कोई 7 बजे शुरू होता था, रात के 11, 11:30, 12 बजे, साहब अभी भी फायर हुआ है, अभी ये हुआ है, अभी वो हुआ है, सीज फायर तोड़ दिया है, वो सब। मैं तो वापस जैसे फौज में चला गया, इट वॉज लाइक गोइंग बैक टू द आर्मी। मुझे याद है 7 तारीख को जब हमने इन्हें सारा दिन में बैठ के यहाँ पे टीवी पे अलग अलग चैनल, आज तक, ये वो, TV9, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, वो लगे लाइन पे लगे रहते थे, जनतंत्र टीवी, फलाना टीवी, ढिमकाना टीवी, यू नो। सो उसके बाद मैं रात को बैठ के पढ़ता था, देखता था, और चैनल्स देखता था, फॉरेन चैनल देखता था, भाई क्या हुआ है, क्या है, पाकिस्तान का पता करने की कोशिश करता था, ये ताकि अगले दिन फिर बोलना है, तो अकल तो कुछ लड़ाई का पता तो होना चाहिए। और मुझे याद है 7 तारीख को कोई 2:30 बजे मैं बैठ के नोट्स बना रहा था, ठीक है, और नोट्स बना रहा था तो सडनली मेरे को कॉल आई अल जजीरा। तो बोले जनरल साहब आपने शुरू कर दी लड़ाई। तो मैंने कहा मैंने लड़ाई शुरू तो होनी ही थी। तो नहीं साहब आपने अटैक कर दिया है। मैंने कहा अटैक? अब मेरे को मालूम ही नहीं था है। तो मैंने कहा नहीं क्या आर्टिलरी से हुआ है, एयर से हुआ है, आपकी क्या खबर है, आपकी खबर क्या है? नहीं हमारे को तो वो कह रहे हैं कि साहब एयर अटैक्स हुए हैं, वो हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो आप लाइन पे आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, आप तैयार करिए। मैं जाके फटाफट अपना टीवी ऑन किया और पता चला कि साहब वो हमारे जहाज़ों ने 27 क्रूज मिसाइल फायर करके ये 9 कैंप ठोक दिए, आधे घंटे में ठोक दिए, ठीक है। तो मैंने पता करके आया, फिर मैं यहाँ बोला, फिर मैं अर्नब का कॉल मुझे आया, तो कहता सर खबर मिल गई है। मैंने कहा सर आप जागे हुए हो? मैंने कहा मैं तो जागा हुआ हूँ, मैंने तेरे को भी, मैंने सबको बागियों को भी जगा दिया है, आसपास खबर मिल गई। हम दोनों बैठ गए वहाँ, एंड यू नो व्हाट टाइम वी गॉट अप फ्रॉम द टीवी? वी गॉट अप एट अबाउट 8:30। मतलब पूरी रात नॉट वन विंक ऑफ स्लीप, पथरा गई थी आंखें सुबह तक। और फिर भी सर रिकॉर्ड आ गए, ANI आ गया, ये आ गया, तब तक मेरा सिर चकरा रहा था, यू नो। अब काफ़ी प्रैक्टिस है मेरे को रात जाके, क्योंकि हमारी सारी लड़ाई रात में ही होती है, सब ऑपरेशन रात में होते हैं। मेरे को तो बहुत आदत हो गई है। सर एट द एज ऑफ 75 मतलब आपको तो ये आपका जो मुझे याद है विदाउट वन विंक ऑफ स्लीप इट वाज लाइक आई वाज बैक इन द फ्रंट लाइन्स, बैक इन माई विद माई बटालियन। तो बहुत, और जोश भी बड़ा फिर आता है नए, तो फिर हम भी लड़कों को जोश दिलाने की कोशिश की, मोराल अप रहना चाहिए हमारे बच्चों का, लड़कों का और देश का। तो आई थिंक वी डिड अ लॉट। बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हम लोग आए, और वी स्पेंट ऑलमोस्ट होल डेज, होल नाइट्स ऑन टेलीविजन ट्राइंग टू psych up the country to fight, psych up the nation to fight. So it was like being
back in uniform without Right. wearing a uniform. Yes. तो एक थॉट आता है, मैं बेसिकली मेरे रूट्स अमृतसर से हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स से हमेशा वॉर स्टोरीज सुनते ही आए हैं, बहुत सफ़र किया ही है, जो भी पंजाब बेल्ट, दिल्ली बेल्ट, सबने 47 की पार्टीशन की स्टोरीज, तो स्टोरीज क्या है, वो तो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, कुछ उनके रिलेटिव्स रह गए, कुछ आ गए, तब से चला आ रही चीज़ अब तक हम किसी सोल्यूशन पे क्या कभी पहुंच पाएंगे कि ये चलता ही रहेगा? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। हिम्मत मर्द मदद खुदा। एक सोल्यूशन तो हमने देखी थी साहब 1971 में, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। 10 साल पूर्ण रूपेण शांति थी, घाव चाट रहा था अपने, ठीक है। तब वो अमेरिका और अफगानिस्तान में रूसी फौजें आ गई और ये फ्रंटलाइन स्टेट बन गई। अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, फिर खड़ा कर दिया साला ये देश, फिर खड़ा कर दिया। और साहब आपको फिर तोड़ना पड़ेगा, तब तक शांति नहीं आएगी। इस बार आपको 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, 5। जब तक नहीं करोगे चैन से जी नहीं सकोगे, ना चैन से जिएंगे ना चैन से मरेंगे, ना दूसरों को मरने देंगे। मतलब तंग करके रखा है दुनिया भर को। फसाद की जड़, जिहाद का नाम दे रहे हैं, फसाद की जड़, कत्लो गारत, खूनो खच्चर। हम तो साहब गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। यार आप सऊदी अरेबिया को देखो, वो जो है वो लिबरलाइज कर रहे हैं इस्लाम को। उनकी बेटियां अब वो बुरके के टेंट उतार के वो केवल वो शॉल डालती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कारें चलाती हैं, जॉब्स कर रही हैं। वो लोग इवॉल्व कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं। मैं अबू धाबी से होके आया, दुबई से आया, वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया था लेक्चर के लिए। वहाँ दुबई में, अबू धाबी में सॉरी, एक इतना सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना, जी, जैसे कि हमारा यहाँ पे है अक्षरधाम। वैसा मंदिर, उसमें गंगा यमुना की उन्होंने स्ट्रीम्स बहाई हुई हैं, संगम दिखाते हैं, यू नो, एंड इट इज अमेजिंग। और कहाँ? अरेबिया में। दे आर लिबरलाइजिंग, वो इकोनॉमी का ख्याल कर रहे हैं, वो अपने लोगों की खुशहाली बढ़ा रहे हैं, उनकी जीवन ठीक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत, जिहाद, फसाद, खूना खच्चर, और ये आसिम मुनीर इस्लाम सिखाना चाहता है सऊदी अरेबिया को, अबू धाबी को, दुबई को, अमीरेट्स को, अरब के लोगों को ये रियासत मदीना 2.0 करके। और फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी सालों को खाने को नहीं मिल रही, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही खाने को, बिजली नहीं इनके चलती, गर्मी में साले ब्लैकआउट होते हैं इनके, लाइट्स आउट चली जाती है, ठीक है। रोजों को लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकते, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव साले खिलौने चाहिए इनकी फौज को। स्वीडिश एवैक होना, चीन के तो घटिया और सस्ते, स्वीडिश एवैक चाहिए, अमेरिकन F-16 फाइटर चाहिए, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए भारत से लड़ना, चाहे हमारे लोग खसमानू खाएं चाहे मरें। याद है वो कोर कमांडर के घर पे, जिसको भूखे लोग हैं, गुस्सा तो जब आग लगती है भूख की तो गुस्सा तो आता है। वो चढ़ गए थे इनके कोर कमांडर के घर, ठीक है, उसके सफेद सफेद ये थे मोर पाल रखे थे साहब, वो ले गए जाके काट के खा गए मोर। यार इतनी भूख लगी थी, इनके फ्रिज को निकाला खोला, बड़ी क्राफ्ट चीज, ये वो डिलीशियस चीजें पड़ी थी। कोर कमांडर साहब पाकिस्तान की फौज के, अच्छे खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, वो पूरा फ्रिज खाली कर दिया। ये हाल है। पर ये आप अपने देश का हाल कर रहे हैं, तो इस देश का इलाज केवल एक है, इसको हमला करो, 5 टुकड़े करो। कौन से 5 टुकड़े? बलूचिस्तान, सिंध, पश्तूनख्वा, पंजाब, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया, ये 5 नेचुरल फॉल्ट लाइंस हैं। जब तक आप इनको तोड़ दें, और वहाँ कोई ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है, और छोड़ के वापस आ जाए, जैसे हम बांग्लादेश छोड़ के वापस आए थे। खसमानू खाओ, मरो, लड़ो, आपस में लड़ो ना, अपनी एनर्जी एक दूसरे पे लगाओ।
जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, लेमैन की तरह समझना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या 5 टुकड़े करने ज़रूरी है कि हम खुद को इंसुलेट कर लें? कैसे करोगे बेटा? यू थिंक ये किया करने की कोशिश नहीं की गई है? अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखें इंडिया पाकिस्तान की, आपको एक वॉल ऑफ लाइट मिलेगी लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रण ऑफ कच्छ तक, यानी कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक लेके पूरा बॉर्डर फेंस किया है यार। वहां तो कई जगह तो बिजली छोड़ी हुई है, लाइट से कवर्ड है, रडार साले देख रहे हैं। पूरी कोशिश की है इंसुलेट करने की, लेकिन हर चीज को कभी टनल बनाते हैं नीचे, कभी वो नेपाल के जरिए लाते हैं, कभी बांग्लादेश के जरिए लाते हैं, कभी श्रीलंका के जरिए लाते हैं टूरिस्ट बन के, ठीक है। और वो फसाद जारी है, गजवाए हिंद बैटल फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जारी है। बट एक देश जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, अपनी इकोनॉमी से फाइट कर रहा है, उनकी क्या मोटिवेशन है कि फॉर एग्जांपल कसाब का आना, अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाना, किस लेवल पे, ऐसा क्या ब्रेन वॉश वो हो रहे हैं कि धर्म मैं तो बताता हूँ, आई टेल जी, यू, जी। आई हैव डेल्ट विद देम क्वाइट जी। अ लॉट, आई हैव फॉट देम, यस, ठीक है। मैं बताता हूँ, भुखमरी है, गरीबी है, पॉवर्टी है, एक फैमिली में 12-12, 15-15 बच्चे हैं, ठीक है, और उनको खिला नहीं सकते, तो क्या करते हैं, 3-4 को तो मदरसे भेज देते हैं कि भाई 2 रोज की रोटी तो मिल जाएगी। मदरसे में क्या कराते हैं, ऐसे ऐसे झूम झूम के उसको वर्सेस पढ़ने पड़ते हैं कुरान के, दिस इज ऑटो हिप्नोसिस। उसको बताया जाता है कि ये तो क्या वाहियात जिंदगी है, किस किल्लत में मरे जा रहे हो सालो, अरे लड़ो अल्लाह की राह में, जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं, ठीक है, 72 हूरें मिलेंगी। अब वो ऐसी बुरी हाल है, वो जो वहाँ की स्लम्स में जो बच्चे ठहर रहे हैं, धारावी की स्लम्स में आप ये पढ़ाओ, ये चूरमा खिलाओ, 72 हूले मिलेंगी, साले ऐश करेगा, यहाँ तो कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। वो साला सुसाइड वेस्ट डाल के मरने को तैयार हो जाता है, बिकॉज ही इज ऑटो हिप्नोसिस, hypnotized, hypno controlled. Most of these terrorist suicide bombers are hypno controlled. They are not samurais. They are not. बचपन से ही वो ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी बचपन जाती से है। ब्रेन वॉशिंग, और फिर तो वो जब जाके तंजीम में आ जाता है तो सिवाय ब्रेन वॉशिंग के और कुछ मिलता ही नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, धर्म के ठेकेदारों ने सिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, धर्म देखिए, धर्म तो सारे एक है भाई। आफ्टर ऑल क्या आपने कोई विरोधाभास देखा है, एक्सेप्ट इन द वे ऑफ वर्शिप और दिस और दैट और ये वो। भाई ये मैं अपनी पलटन में कहा करता था, देखो बेटा ये एक गिलास पानी है, मैं इसे पानी बोलूं या वाटर बोलूं या जल बोलूं या जौल बोलूं या तन्नी बोलूं या नीर बोलूं या इसको मैं छू बोलूं जो टिबेटन में बोलते हैं, ठीक है, ये पानी है, ये प्यास बुझाता है। अब आप अल्लाह बोले, आप राम बोले, आप रहीम बोले, आप जीसस बोले, आप बुद्ध बोले, कुछ भी बोले, वो वही रूहानी शक्ति है टू विच वी ऑल लुक टू व्हेन वी आर इन ट्रबल एंड इवन अदरवाइज वी, दैट इज द पावर दैट वी गॉड, ठीक है। यू कैन कॉल हिम बाय एनी नेम यू लाइक। अगर आपका नाम पप्पू है तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा कि कुक्कू नहीं, क्यों नहीं तेरा नाम पप्पू, कुक्कू कुक्कू पप्पू, क्या बकवास है। तब अभी कोई कह रहे ना, एक धर्म है, एक धर्म के ठेकेदार है जो उसका फायदा उठा के, खुद तो वो नहीं आता वो आगे, लेकिन इनको भेजता है ब्रेन वॉश करके। ये हाफिज सईद, मैं जानता हूँ कितने लोगों को इसने भेज के मरवाया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, एक की वाइफ पे आंख थी, यहाँ भेजा मरवा दिया और उसकी वाइफ से शादी कर ली। ये तो असलियत है इन कुत्तों की। इसी मेरे को मत बताओ यार, मैं लड़ चुका हूँ इन लोगों से, और जो इनकी कारस्तानियाँ जम्मू कश्मीर में रही हैं, जो रेप्स इन्होंने किए हैं, जो बच्चों को सॉडोमाइज किया है, यू अंडरस्टैंड, ये जाहिल हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आज मेरे टाइम में 5000 होते थे, मार 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 के आज 150 बचे, 150 बचे। बड़ी ह्यूज शिफ्ट है नंबर्स में, 5000 से 150 इज 5000 आर्म टेररिस्ट,
तभी हम लोगों में जब मेरे को पूछा वो टीवी के ऊपर, क्यों साहब जनरल साहब आप खुश है, सीज फायर हो गया? मैं कहा जी नहीं, ये दिल मांगे मोर। कि 3-4 दिन और ठोकना चाहिए था, सब अच्छी सही जगह आ गए थे, एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी, दे हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर एयर स्पेस, वी कुड हिट एनीवेयर वी लाइक्ड। तो थोड़ा और तबीयत से मारना था ताकि तबीयत साफ हो जाती। झूठ बोलते हैं। अब हम कह सकते हैं इट्स ओवर ऑपरेशन सिंदूर? No, not at all. Who says it's over? The Prime Minister has said the operation is on. Pakistan, we are watching Pakistan कर क्या रहा है, आप जरा करके देखिए and then see what happens. The operation is on. ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। एक तरफ इजराइल पैलेस्टाइन का भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है। आज सुबह की न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक मिसाइल्स रशिया के आसपास पोजीशन करी हैं। लगाने शुरू किए। सो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? In a way, you are already in World War 3 यार। रशिया यूक्रेन की लड़ाई 3.5 साल से चल रही है। ये फिलिस्तीन, इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, हौती, ईरान, 1.5 साल तो ये हो गया साहब, और अंत नहीं दिख रहा। ये तो एक राउंड खत्म, दूसरा राउंड शुरू। अब हम जितना मर्जी कहें कि साहब ये तो ईरा ऑफ पीस है, लेकिन साहब अफसोस की बात ये है कि हम चाहते हैं, वी ऑल वांट पीस, बट वो एक कहावत है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। शक्ति से शांति, अभी मोदी जी ने कहा था, शक्ति से ही शांति आती है। कमजोर होगे तो लोग पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आप जंगें लड़ते रहोगे, बट आप ताकत इतनी बढ़ाओ कि हिम्मत ना हो कुछ करने की, और ताकत के साथ उसे इस्तेमाल करने का विल पावर, मादा। जो पहली सरकारों ने, व्हाट हैपेंड आफ्टर पार्लियामेंट अटैक? नथिंग। व्हाट हैपेंड आफ्टर 26/11? नथिंग। व्हाट हैपेंड आफ्टर द रेलवे ब्लास्ट जो मुंबई में हुए थे, 200 लोग मरे थे? नथिंग। सो एक सिंपल क्वेश्चन है, टॉम कूपर एक मिलिट्री हिस्टोरियन है एयर वॉरफेयर का, ऑस्ट्रिया में, कहता है विच कंट्री डज नथिंग आफ्टर इट्स पार्लियामेंट इज अटैक्ड? इंडिया। नाउ, अब नहीं कह सकते, नाउ देयर इज अ सी चेंज। अब हाथ लगा के देखो, करंट मारता, बोले छू के देखो करंट लगती। एंड दैट इज व्हाट इंडिया शुड बी। इंडियन, भारतीय खून इतना सस्ता नहीं है कि हर 2 टके का कुत्ता आके यहाँ बहा जाए। बट एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं और समझ पाऊँ डीप डेप्थ में, कि आज की डेट में अगर हम सिविलियंस की बात करें, नॉर्मल किसी की बात करें, तो अपने किसी पर्पस के लिए, इवन स्टार्टअप के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, किसी चीज़ के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए भी बहुत मोटिवेशन चाहिए। इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए, रील्स ना देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। वर्सेस किस तरह का एक मेंटल थॉट प्रोसेस बिल्ड किया जाता है मिलिट्री में, आर्मी में, कि इंसान, वो एक फौजी अपनी जान देने के लिए रेडी होता है, उस वक्त उसके मन में परिवार नहीं आता। जैसे आपने कहा प्रमोशन बाद में, सब कुछ बाद में, मेरे लिए कंट्री इज माय फर्स्ट वैल्यू, राइट? ये थॉट प्रोसेस सुनना अलग चीज है, कहीं लिख दिया अलग चीज है, वो इंग्रेन कैसे करा, वो जीते कैसे हैं? बिकॉज द टीचर्स हु टीच यू, वो कहते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट, वैल्यूज आर कॉट। वैल्यूज आर नॉट टॉट, वैल्यूज आर कॉट। अब समझे? अगर मुझे जुकाम है, आप मेरे पास बैठ जाए, यू विल कैच अ कोल्ड। सो इफ यू स्टे विद मी, यू नो, एंड पीपल आर शार्प, यंगस्टर्स हमारे बहुत शार्प हैं। मैं कह कुछ रहा हूँ, मैं कर कुछ रहा हूँ, वो साफ दिखता है। यू नो, यू मे नॉट स्पीक अबाउट इट। सो द टीचर डजंट हैव टू, यू नो, जस्ट टीच कि वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये रट लो। That's not values. I live those values. I have been an instructor in the Indian Military Academy, where I taught cadets, gentlemen cadets, to make them officers, platoon commanders. I have been an instructor at the Staff College, where the creme de la cream of the Army, Navy, Air Force, they are selected and come and do a 1-year long course.
Then I was finally an instructor at the National Defence College, the apex teaching institution in the armed forces, where brigadiers come to learn as students and major generals and lieutenant generals teach. You know? So the entire ecosystem of the armed forces is geared towards that, is geared towards symbol, the flag of the regiment, the national flag, the Gideon. You know, there's a पूरा ceremony होती है. वो colors ऐसे नहीं आते. Color drill party होती है. When the colors come, band बजता है, everybody salutes. And what is the theory behind that color? You know, हम कहते हैं ना flag. वो मैं JNU में हमने सुना कि वो JNU वाले बोल रहे हैं कि साहब हम तो academic institution है. Why should the Indian flag be here? यहाँ दुनिया भर के लोग आके पढ़ने चाहिए. नालंदा है, ये है, वो है. You know, academics is beyond boundaries, this, that, you know. We don't want a national flag. मैंने कहा, oh my God, वो जो टेरिटरी है JNU की, वो ऑटोनोमस टेरिटरी बन गई. तुम साला एक और J&K में तो गदर कर ही रहे हो. Now you want to create a गदर in the heart of India. So मैंने कहा, do you understand what a flag means? So we went and interacted with the boys. लोगों ने बोला, जीडी पागल है, साले लफंटर स्टूडेंट है, मार्क्सिस्ट, ये वो, यूनियन बाजी. तुम जा रहे हो वहाँ पे समझाने, कोई तेरे को पत्थर मार दे, तेरे से मिसबिहेव करे, साला तमाशा बन जाएगा कि जनरल असॉल्टेड, रिटायर हो गया, अब छोड़ दे, बैठ जा आराम से. लेकिन नहीं यार, द फ्लैग इज द फ्लैग. एंड यू नो व्हाट अ फ्लैग मीन्स. यू नो, let me tell you what a flag means for the armed forces, then you will understand. जो regimental flag होता है, in the olden times it used to be put in the center, जहाँ battalion ने defense लिया, उसके center में लगा दिया जाता था. You used to keep waving proudly, you know. And the theory was that as long as one man in the unit is alive, मर जाएंगे सारे. That flag will not be allowed to fall, touch the ground. Will always be held aloft. आखिरी लड़का, चाहे wounded, चाहे ये, चाहे वो, he'll keep it up. That is the mystique around the flag. This is a regimental flag. You are talking of the national flag, man. तो फिर हमको बहुत गुस्सा आया. मैंने कहा, I requested the vice chancellor Jagdish Kumar, very tough guy. He sorted the JNU. वो IIT दिल्ली का था. काम करो, पढ़ने आए हो, पॉलिटिक्स करना बाद में. 20-20 साल साला PhD कर रहे हो, हैं, फोकट का वहाँ का राशन खा रहे हो, गुंडेगर्दी साली वहाँ हो रही थी, ये वो. He sorted them out. You know, so मैंने उसको बोला कि सर हम I'm General Bakshi, so we'd want to come to you. मैं ना एक गांव गया था इधर, ये जो अपना टेम्पल है ना यहाँ पे, एक बड़ा पुराना, anyway whatever the name, I'm forgetting the name. तो उनके पास गांव है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया सर इंडिपेंडेंस डे पे कि हमने ना 3000 फुट का झंडा बनाया है, तो वी वांट टू टेक इट राउंड द होल सर्किट ऑफ ऑल द विलेजेस अराउंड. आप आओगे? मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा. So I went and I carried that flag. It takes about almost 300-400 people to carry. Right. You know, it's like a river, लंबा. You know, तो मैंने कहा we want to come to you with that flag. क्या बात है. आपके जो छोकरे हैं कई, उनको 6 फुट बाय 4 फुट का भारत का फ्लैग नहीं चाहिए, तो हम 3000 फुट का फ्लैग लेके JNU में आना चाहते हैं. तो once again I told यार जीडी मत कर. मैंने कहा क्या मत कर यार, कोई पत्थरबाजी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये है वो है. तो मैंने बोला यार ऐसा है, तो मैंने ना अपने कोई रिटायर्ड जाट, बलवान, खालसे, रेसलर्स, बॉक्सर 6-6 फुट 3-4 इंच वाले वो बुला लिए. मैंने कहा चल यार we'll carry the flag. हाँ जी साहब जी, चलो तुसी 10 सेवा देखी जाऊगी. तो हम लोग जब लेके आए, इन्होंने देखा, इन छोकरों ने, ये डर के मारे कि तो फौज आ गई है, डर के मारे छोड़ के, वहाँ पे पेड़ थे, वहाँ से खड़े होके 200-300 गज दूर से देख रहे थे. किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आके. और वो JNU का चांसलर एंड हिज प्रोफेसर्स देख के कि साहब हम भी करेंगे. So this flag was brought into JNU and then पसीना हो गए थे हम लोग, but we gave a talk
to the entire JNU faculty, fraternity, and the students. बहुत You know? बढ़िया, awesome, so inspiring. So that is what it is. You can't fake it. Yes. If that is emotion is there, it's there. मुझे वो जवाब मिल गया सर कि जब मैंने पूछा ना कि वो कैसे किसी के जहन में डाला जाता है, दिमाग में डाला जाता है, तो जब सामने खड़ा इंसान वो जी रहा है, Yeah. तो He वो lives फेक नहीं it. कर रहा, वो लेक्चर नहीं दे रहा, वो जी रहा है, आप जी रहे हो, ये हमें नजर आता है. क्यों आप live it. यू लिव इट, यू एब्सोल्युटली लिव इट. हम जब आपको न्यूज में भी देखते हैं तो वो आंखों में नजर आता है कि यस आपको फर्क पड़ता है. अगर भारत के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट है या उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा, आपको दिल से फर्क पड़ता है. और कोई भी इसके को देखेगा तो उसको वो इट इज कॉट, वैल्यू इज कॉट, एब्सोल्युटली राइटली सेड, इट इज नॉट टॉट. It's not taught, it's caught. You know, values are not. बातें सुन के मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो लाइंस याद आती हैं कि देश युवा बरमोहे हैं, शुभ कर मनते कभू न डरू, न डरो अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो. You know, हाँ. और उनका एक और भी है, देखो मैं आपको बताने की बात है. सिख लाइट इन्फेंट्री, ये हमारी एक यूनिट थी, आई थिंक इट इज द 7th. ये श्रीलंका में थी. तो इनकी एक प्लेटून को पैराड्रॉप किया गया, एयर ड्रॉप हेलीकॉप्टर से, वो कि इसका जो LTT का जो हेड था प्रभाकरन, उसके हेडक्वार्टर पे रेड करना था, उसको पकड़ना था. तो उनको नहीं मालूम था कि उनको इसके बारे में पता चल गया. एक ही साली यूनिवर्सिटी के बीच में उसने हेडक्वार्टर बना रखा था, और जो बीच का ग्राउंड था और चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे इनको लैंड किया, और वो सारी बिल्डिंग्स में बैठे थे LTT वाले. अच्छा. तो हेलीकॉप्टर तो रिडल हो गया वो होल से, लेकिन उड़ के निकल गया. ये बेचारे फंस गए. अब ना खाना ना पानी, और वो धड़ाधड़ चारों तरफ से फायर आ रहा है. और वो कह रहे हैं सालो मर गए जाओगे, तुम जिंदा जाओगे, नहीं जाने देंगे यहाँ से. तो आखिरी में रह गया एक हवलदार और कोई 3 4 5 लड़के थे. ठीक है. तो you know that हवलदार got up और उसने गाना शुरू किया. बहुत ही मशहूर ये भी एक भजन है सिख गुरुओं का. पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छाड़े खेत. पुरजा पुरजा सूरा जो सो पहचानिए, सूरा जो लड़े तो दीन के हेत. पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत. पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत. क्या ठीक है साहब. ये गाया तो सारे लड़के जो वहाँ घेरे में थे, चारों तरफ से गोलियां आ रही, बाकी मारे गए थे. 30 में से कोई 4 5 बचे थे. और ये हवलदार खड़ा होके गाने लगा जबकि गोलियां चल रही थी. आप मेरे साथ बोले सोनिहाल, अटैक करने की कोशिश करी. क्वाइट ऑब्वियसली दे वर ऑल गन डाउन. बट LTT वाले जो देख रहे थे, फट गई ये स्पिरिट. You may have killed them, but you can't kill that spirit. अब समझे? राइट. जो कटे दीन के हेत, और कट गए. बोलना अलग है साहब, यस यस यस, गुरुद्वारे में गा लेना भी अलग है. बट उसको जीना, उसको कबू न छाड़ो खेत, वो नहीं छोड़ी जगह. कभी और न छाड़ो खेत, पुरजा पुरजा कट मरे, riddled with bodies. वो जब उन्होंने बॉडीज हैंड ओवर करी बाद में इंडियन आर्मी को, तो वो बोले यार ये वाकई में हम लोग भी हिल गए. मार तो डाला, दुश्मन था, लेकिन जिस तरह वो गए वो है. You know, this is what is ingrained. The army, you know, for you, the country is not a place. It's not a piece of the earth. It is an emotion. Overpowering, blinding. And you know, if you want to see that, I think go to Japan. छोटे-छोटे बच्चे, they are taught Japan is the greatest country in the world. You know, the Mount Fujiyama is the most aesthetic peak in the whole world. The cherry blossom is the most beautiful flower in the whole world. Nothing but nothing can compare with Japan. आप अपनी देश को देखो यार, हिमालय से ऊंचा कोई पहाड़, रेगिस्तान से बड़ा, राजस्थान से बड़ा कोई रेगिस्तान, चिरापूंजी से बड़ा कोई जंगल. You see, वो क्या नहीं है इस देश में. राइट. You know, it is the highest of the mountains. Himalaya tu Kedaram.
You see, and the deepest of the gorges and the greatest of the forests and the most beautiful landscapes that you can get in the world. We should be more proud. Right. We should be more proud. And for that pride, I want to tell you, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जी, जी। because ये intangibles हैं, ये intangibles हैं. जापान में जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे, तो भाई साहब क्या हुआ कि 11 एयरक्राफ्ट कैरियर थे इनके, 18 एयरक्राफ्ट कैरियर और बैटल शिप्स थे अमेरिकन के, और अमेरिकन फैक्ट्रीज वो चर्निंग देम आउट. ये जितने मारे, जितने डुबोए, उतने वो और प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे 10 गुना ज्यादा. एंड जापान वाज लूजिंग द वॉर. तो उन्होंने बोला साहब ये तो चल नहीं सकता. सो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल आस्क फॉर volunteer pilots, suicide pilots. Have you heard the word kamikaze? Kamikaze pilot. Right. You know, kamikaze pilot की बोल, देखो यार, हमारा एक हमारा जाएगा जहाज और एक पायलट, लेकिन वो 10,000 को लेके जाएगा. कैसे? He'll fly over the enemy fleet, see the aircraft carrier and dive into it. आखिरी तक, ताकि जहां साले का इंजन है वहां पे जाके वो फट के मरे. बट वो ब्लास्ट कर देगा, वो जहाज डुबो देगा, और उस पर कोई 8-10 हजार जितने भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शरियर 2-3 हजार 4 हजार, वो सब के सब नीचे, और वो लाखों करोड़ों का जहाज गर्क. यू नो, तो जो जापानीज पायलट सिलेक्ट होते थे इसके लिए वॉलंटियर मांगे साहब, हजूम लग गया कमांडिंग ऑफिसर के उसके बाहर. ठीक है. और जब फिर नाम आया फॉलोइंग सिलेक्टेड, वो लगा दिया नोटिस बोर्ड पे, तो बाकी सब देख रहे, लड़ने पहुंच गए कमांडिंग, मेरा नाम क्यों नहीं? आई ऑल्सो वॉलंटियर्ड. फॉर वॉट? टू डाई फॉर माई कंट्री. volunteered to die for my country. Right? And, you know, लड़ाइयाँ होती थी. 17, 18, 19 साल की उम्र के लड़के volunteered to die for their country. ठीक है. एंड क्या था, उसकी एक पूरी सेरेमनी होती थी, ऐसे नहीं. दिस इज इम्प्रिंट कर देता है दिमाग में. यू नो, सो जिस दिन वो अगले दिन उसको जाना था फाइनल मिशन, यानी लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो उसको एक अलग कैबिन दे दिया जाता था. तो वो पूजा पाठ करता था, ध्यान करता था, गॉड को रिमेंबर करता था. एंड ही वाज टोल्ड, भाई लास्ट चिट्ठी है वो लिख ले, इट विल बी पोस्टेड आफ्टर यू आर गॉन. अब एक किताब है पायलट्स ऑफ द डिवाइन विंड ऑन दीज पीपल, इनके ऊपर. और उसके लास्ट में जो अपेंडिक्स है उसमें कोई 300-400 ज्यादा लास्ट लेटर्स हैं. आप साहब आंख सूखी नहीं रख सकते बाय द टाइम यू हैव फिनिश्ड रीडिंग दोज लेटर्स. वो क्या बोलेगा एक लड़का जो अगले दिन मरने जा रहा है, श्योर सर्टन 100% डेथ. ठीक है साहब, क्या बोलेगा, क्या लिखेगा माँ बाप को? ज्यादातर शादी नहीं हुई थी, लिखेगा क्या? कैन यू इमेजिन? बट यू रीड दोज लेटर्स. कई तो बेचारे इमोशनल, डियर फादर, आई नेवर कॉल्ड यू डियर फादर. वहाँ ना वो बड़ा फादर और सन में वो ये होता है, तो कहता मैंने कभी डियर नहीं बोला, बट नाउ दैट मैं जा रहा हूँ मरने, आई वॉन्ट टू कॉल यू डियर फादर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन. राइट. दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल, डैड मेरा अकाउंट नंबर ये है, पेंशन के नंबर ये हैं, वो कागज हैं, यहाँ से करना, वो पेंशन आपको घर आ जाएगी. बाय. आई विल नॉट बी देयर, आई हैव टू सर्व माय कंट्री. तो इस तरह के वो लेटर्स वो लिखते थे. नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता था, नहाता धोता था, और वो उठ के अपनी स्टील हेलमेट वगैरह उतार देता था, पायलट की वो उतार देता था. यूज्ड टू टाई अ वाइट सिल्क स्कार्फ. आपको याद है राजपूत केसरिया बांधते थे आखिरी लड़ाई के लिए. जब फोर्ट घिर गया, पानी खत्म, राशन खत्म, औरतें जौहर कर लेती थीं, और जो मैन थे वो केसरिया डाल के तलवार लेके चढ़ जाते थे. ठीक है, लास्ट बैटल, वी विल डाई फाइटिंग, वी विल नॉट सरेंडर. सो वो वाइट स्कार्फ बांधता था.
पूरे शिप में एडमिरल, कैप्टन, कॉमोडोर सारे के सारे खड़े होते थे वहां पे, लाइन अप ऑन द डेक। और जब ये अपने जहाज में बैठता था तो दे यूज्ड टू ऑल सैल्यूट हिम, यू नो, एंड देन ही वुड टेक ऑफ। And even if he was a जवान, he was saluted by the general. वो उसको सल्यूट करता था because he is going to die for his country. और वो जाता था calm and cool, फड़ कुछ नहीं हो रहा, हाथ पैर नहीं कांप रहे, ठीक है। He used to go, he used to fly calmly, center of the enemy ships, वहां ढूंढता था सबसे बड़ा जहाज कौन सा है, एयरक्राफ्ट कैरियर किधर है। यहां तक कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पे उन्होंने व्हाइट एरोस पेंट की थी, कैरियर्स दैट वे, कि यार वहां जाके मार भाई, छोड़ दे, इधर मत मारियो, कैरियर्स दैट वे, मालूम, दैट इज द ह्यूमर इन वॉर, यू नो। ये बंदा आता था एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, वहां आके ही वुड डू, ये क्या है, जॉयस्टिक को ऐसे कर दिया, वर्टिकल डाइव। Can you imagine that plane used to fly at about 350, 400 kilometers per hour. Now it is in a vertical dive. So how much momentum it is gathering? E equal to mv square. Right. And then he used to hold the joystick firmly. यार मैं आपको बोलता हूँ, आप ट्राई करो कि डेयरिंग की एक टीनेजर्स गेम खेलते हैं कि भाई कार चला रहे, कौन लास्ट में सर्व करेगा, दोनों सामने सामने आएंगे, कौन सर्व करेगा, हु चिकन्स, चिकन आउट कौन करता है। तो उसमें भी लोग एंड में चिकन आउट कर ही देते हैं, कोई जाके ऐसे बैंग नहीं करता। ये तो बैंग करते थे, नो होप ऑफ एस्केप। जो भी हमारे परमवीर चक्र भी हैं, ही लीव्स द लास्ट विंडो कि मैं आई विल विन एंड आई विल सर्वाइव। No survival, no question. I'm just going to smash my plane and myself on the enemy aircraft carrier. So as he was going down to the last bit, you know, he used to shout the war cry. You know what is the Japanese war cry? Banzai! And dhum. You know, what does banzai mean? I used to tell this story to our cadets. Who were going to become officer, and I asked them, what does banzai mean? They were at a loss. It means forever. I may come and I may go, but my country lives on forever. It will never die. अरे साहब, मैं तो पानी के ऊपर सरफेस का बुलबुला हूं, पप करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा देश रहेगा। आपकी जो फियर है कि मेरे को चोट ना लग जाए, यानी जब हमको बॉक्सिंग सिखाते थे तो पहले पता क्या करता था उस्ताद, वो किट बैग हैंग करते हैं, उसको पंच करो, मार 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 के जब तक बाजू थक जाए, और मारो, और जोर से मारो। वो इसको लेके किट बैग को पकड़ के ऐसा करता था कि आप मारते जाओ, और फिर एक ड्रिल होती थी कि तुम खड़े हो जाओ, वो किट बैग को पीछे ले जाके ऐसे छोड़ता था और धम करके वो लगता था। और आधे टाइम तो लोग आंख बंद कर लेते, आंख बंद करी तो उस्ताद आके धाड़ धाड़ धाड़, अबे तेरे आंख बंद करने से तेरा दुश्मन चला जाएगा। नेवर क्लोज योर आईज ऑन द बैटलफील्ड और इन द बॉक्सिंग रिंग। तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये वो। सो यू आर, ये है ट्रेनिंग टू ओवरकम योर फियर। एंड लेट मी टेल यू, फियर इज द ग्रेटेस्ट फेटर। Fear is the greatest fetter. सबसे बड़ा जो चीज हमें रोकता है फ्रॉम अचीविंग, इट इज फियर। एंड फियर इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू बी ओवरकम इन द बैटलफील्ड, you know, fear is required in every field of life. You must overcome your fear. भाई आपने बिजनेस चालू करी, स्टार्टअप शुरू किया, बैंक से लिया लोन, घर कर दिया गिरवी, माँ ने बेचारी ने बोला, रे मेरा बेटा ये कर रहा है, आपने गहने लगा दिए गिरवी, ठीक है, और आपने बिजनेस करी शुरू और आपकी बत्ती बंद हो गई, अरे यार ये फेल हो गई तो, अरे ये फेल हो गई तो, अरे मेरा घर गया, गिरवी हो गया, मेरी माँ के गहने के, लोग क्या कहेंगे, अरे मैं फेल हो गया, अरे यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, यू विल फेल, फेलियर फेलियर फेलियर, यू विल गो टू फेल, राइट। थिंक पॉजिटिव, सालो गेट रेडी, आई एम द नेक्स्ट अंबानी, अडानी बाजू, मैं हूं अगला, आई एम द मैन,
मैं करूंगा अचीव, मैं करके दिखाऊंगा. यू हैव ओवरकम योर फियर. जो जीता वही सिकंदर. एंड यू विल बी अ विनर ऑल योर लाइफ. एंड इन द आर्मी आई हैव volunteered for wherever the danger was the highest. ठीक है. I have as a commander, as a battalion commander, I would lead from the front. फौज में बिल्कुल सीधा बताया जाता है, एक ही आदेश, मेरे पीछे मूव. सब सिंगल लाइन में आ जाओ. मेरे कंधे इतने चौड़े हैं कि सबसे ज्यादा आने वाली बौछार गोलियों की मैं रोक सकता हूँ. ठीक है. मैं सबसे आगे, तुम मेरे पीछे. ये नहीं होता जवानों आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पीछे से खड़े होके लाउड हेलर के ऊपर ना. यू लीड सर फ्रॉम द फ्रंट. ये मिलिट्री में सिखाया जाता है. और जब मैं बन गया ब्रिगेडियर, 1 स्टार जनरल, तो वहाँ पे कश्मीर में पोस्टेड था. किश्तवाड़ में सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट, खूब टेररिस्ट भरे हुए थे साले वहाँ. तो मैं जब वहाँ पे आया, जम्मू मेरे को लेने आई मेरी गाड़ी, तो मैंने देखा कि स्टार प्लेट नहीं है और फ्लैग नहीं है. मैंने कहा सालो, वेयर माय ब्लडी स्टार प्लेट एंड फ्लैग. बोले सर आदेश ये है कि वो नहीं लगाए जाएंगे बिकॉज बहुत सारे हमारे ब्रिगेडियर भी मारे गए. वहाँ पे बॉबी शेरगिल, शीतल मेरा ही बैचमेट था, वो जा रहा था, उसको एम्बुश किया, वो मार गया बेचारा. एम्बुश लगा था सीओ के लिए, ही ब्रिगेडियर खला. तो बोला वो, मैंने कहा बुलशिट, पुट इट बैक ऑन. मैं अपनी कमांड में साला छुपता हुआ आऊँगा और फिर उनको बोलूँगा लड़ो लड़ो लड़ो, फाइट, ये वो लगा साला ये. तो उन्होंने लगा दिया, वहाँ से तो लगा दिया. अगले दिन औरों ने बोला नहीं यार, कमांडर को मत ऐसे साले मरवाओ. उन्होंने बोला तुम बोल दो अगले दिन मत लगाना, क्योंकि वहाँ तो जम्मू से तो यहाँ तक तो ठीक था, धारमुंड तक. अब कल उनको जाना है किश्तवाड़. दैट इज द रियल ब्लडी माउंटेनस एरिया. हर मोड़ पे एम्बुश हो सकता है. वो उन्होंने अगले दिन मैंने देखा तो फिर साला स्टार प्लेट और वो ऑफ में गए. ये क्या है बे साले, हो जा बड़ी अल्टोड यू नॉट. तो कहता सर विद अपॉलॉजीज, ये कल तो ठीक था, हमने आपकी हुक्म मान लिया, बट सर वी कांट डू इट. अरे यू शट अप, पुट इट ऑन, व्हाट एल्स एम आई ऑथराइज्ड. तो फिर बोलता है सर इन योर ओन एरिया यू आर ऑल्सो ऑथराइज द सायरन. कि मतलब आपकी गाड़ी के काफले के आगे वाह 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 करती साली जीप जाएगी सायरन ले. मैं कहा ब्लडी ब्लो इट अप, टेल देम दैट देयर न्यू कमांडर इज कमिंग. जबकि पता है खतरा बढ़ सकता है जब जीप पे फ्लैग लगा हुआ है, सायरन बजा करके हुक्म मान तो लिया. लेकिन साहब फिर जब मैंने सड़क देखी, इतनी सी सड़क वहां से यहाँ तक, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ 1000 फुट ऊंचा पहाड़, उस तरफ 3000 फुट नीचे चिनाब नदी. कि मतलब अगर गाड़ी को 2 गोली भी लगे तो वो पलट खाती जाएगी, 3000 फुट पे रुकेगी. और वहाँ ठंडा बर्फ का पानी, जिसका बाप, वहाँ स्विम भी नहीं कर पाओगे, ठहर जाओगे थोड़ी देर. तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार जीडी बख्शी पंगा ले लिया, ये तो जाती हो गई, ये तो मारे जाएंगे. और 3 साल मेरा टेन्योर था वहाँ पे, तकरीबन 3 साल से 1 महीना कम. ठीक है. और मेरे तो ब्लड प्रेशर चढ़ गया, लेकिन एक बार मुंह से तीर निकल गया तो निकल गया. मैंने कहा मैं किसी मुंह से अपने लड़कों को नहीं बोल सकता यार वो हटा लो. अच्छा, तो बजने दिया, चलने दिया, बजने दिया, चलने दिया. और अब फिर वो बोलते हैं ना कि जब मैंने तभी वो किताब पढ़ के सुनाई आपको. वहां पे टेररिस्ट ही टेररिस्ट, और सबसे बड़ी टारगेट मैं, ब्रिगेड कमांडर. ठीक है. तो वहां एक खबर फैली, यार ये क्या है, ये आदमी क्या चीज कर रहा है, ये साला सायरन लेके आ रहा है. बोले यार ऐसे कोई सायरन नहीं बजाता, इसमें कोई है साला धांधली है. कोई इनके पास वो खबर फैल गई, अफवाह फैल गई कि इस कमांडर के काफिले में एक खास जैमर व्हीकल है, जो भी आईडी चलाएगा उसके मुंह में फट जाएगी. किसी ने मेरे को हाथ नहीं. और 3 साल में निकल गया. और मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग टू से, बट मेरे साथ कमांडर थे जो बेचारे सिविल ड्रेस में जाते थे, अपने बैटमैन को अपनी गाड़ी में बिठा देते थे कि यार एम्बुश नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना. और आपने बिल्कुल डू गो टुवर्ड्स डेथ.
fly in the face of death. ये जो आपने बताया ना कि आप स्कूल्स में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, आप जो आपने भारत का चप्पे चप्पे में जाके आपने किया है, उसके लिए मैं पूरी कंट्री, पूरे देश की तरफ से आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा. बहुत बड़ी सेवा है सर ये. और हम तो आपको देखते ही हैं, यू आर अ मिलिट्री पर्सन टर्न इनटू अ सेलिब्रिटी नाउ. सो वी आर सो प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच. देश को बहुत ज़रूरत है सर इस तरह की थॉट प्रोसेस. Thank you indeed. बख्शी सर के साथ पॉडकास्ट करने के बाद मैं भी स्पीचलेस हो गया था. मेरे पास वर्ड्स नहीं रहे थे एंड आई एम श्योर कि इस वक्त आपकी भी फीलिंग ऐसी ही होगी. क्या थी टॉप लर्निंग, क्या फील हुआ, क्या क्या महसूस किया, कमेंट्स में ज़रूर बताना. एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ते हैं, समझते हैं उन इमोशंस को, समझते हैं उन लर्निंग्स को. फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.